जी, ज़मानत किस तरह से करवाई जाती है अदालत के अंदर और अदालत में जो है एक लॉयर उसको क्या चीज़ें प्रेज़ेंट करनी है। मैंने पिछली एक के अपने वीडियो में कहा था कि आपको अक्सर जो है यंग लॉयर्स जो होते हैं मेरी तरह के, वो जाते हैं अदालत के अंदर, अथॉरिटियाँ लेके जाते हैं, कहते हैं जी हमारी अथॉरिटीज़ फेंक दी गई और वो इस्तेमाल नहीं हुई, हमें बेल जो है वो नहीं मिली, हालाँकि हमारी बेल बनती थी मुलज़िम की। तो वो होता यूँ है कि आपने ग्राउंड्स जो हैं वो एजिटेट नहीं की होती। यानी कि कुछ असूल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर रखे हैं, कुछ असूल्स हैं जो हमारी ज़ाब्ता फ़ौजदारी के कानून के अंदर मौजूद हैं। अगर आप उनको नहीं ज़ाहिर करेंगे, उस बेल उसके मुताबिक अपनी जो है रिलीफ़ उस नहीं क्लेम करेंगे, तो आपको कभी भी बेल नहीं मिलेगी। तो इस वक़्त जो है मेरे इत्तेफ़ाक से मेरे पास जो है एक करंट अथॉरिटी भी आ गई है, तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ वो एक जो है वो करंट अथॉरिटी जो है वो शेयर कर दी जाए। ये जो अथॉरिटी आई है ये 2020 YLR 891। तो ये जो एक अदालत का फ़ैसला आया है, इसके अंदर देखें जो है ग्राउंड्स बताई गई हैं, यानी कि वो कौन-सी ग्राउंड्स हैं, या आम एक आदमी के लिए मैं कह दूँ कि कौन-सी ऐसी बातें हैं, अगर आपको लगता है कि आपके हालात वैसे हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको बेल मिलनी है या नहीं मिलनी। क्योंकि अगर आपने ये बेल की ग्राउंड ना बताई, तो आपको ये बेल्स जो है आपके किसी भी जो है अक्यूज़्ड की वो कन्फर्म या उसको रिलीफ नहीं मिल सकता। तो ये लाज़मी कुछ ग्राउंड्स हैं जो मैं आपके साथ अब शेयर कर देता हूँ। ये तकरीबन 12 ग्राउंड्स हैं, ये यंग लॉयर्स के लिए भी और जितने भी दूसरे लॉयर्स हैं। देखें, अगर आपने इन ग्राउंड्स के मुताबिक अपनी बेल नहीं बनाई, तो मैं ये बात आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको बेल नहीं मिलनी। ये वो ग्राउंड्स हैं जिनको आप बताएँगे तब ही जो है वो आपको बेल मिलनी है। तो सबसे पहली जो है, जो अगर इसको असूल को देखा जाए, सबसे पहला ये है कि अगर आपके किसी भी मुल्ज़िम के खिलाफ़ एफ़आईआर हो जाती है, तो सबसे पहली बात ये देखी जाती है कि इस बात के चांसेस कितने हैं कि क्या इसमें कोई ऐसी ठोस रीज़न है, कोई ख़ास वजह हो सकती है कि वाक़ई इस बंदे ने ये जुर्म किया होगा। तो आपने सबसे पहले, अगर आपके पास कोई बंदा आता है जिसके ऊपर एफ़आईआर हुई है, तो आपने देखना है कि क्या उसके अंदर एफआईआर के अंदर कोई ऐसी वैलिड रीज़न नज़र आती है, या उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं, उस आदमी के जो हालात हैं, जो फैक्ट्स हैं, आपने उस केस के वो लाज़मी देखने हैं, ताकि उससे आपने ये साबित करना है कि जी देखें, इसमें कोई ऐसी वजह नज़र आ रही है जिससे लगता हो कि इसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनसे लगता है कि इस बंदे ने जो है ये वाक़ई ये जुर्म किया होगा। तो आपने ये इस चीज़ को लाज़मी क्लियर करना है। ये बहुत बड़ी ग्राउंड है और ये सबसे पहले इसीलिए मेंशन की गई है कि वाक़या ही क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। तो ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर नाकाबिल ज़मानत, उसने कोई ऐसा जुर्म कर दिया जो नाकाबिल ज़मानत था, लेकिन नाकाबिल ज़मानत में भी ज़मानत मिल सकती है। वो किस तरह से मिल सकती है? वो उसी सूरत में मिलेगी अगर आप उसमें ये साबित कर देते हैं कि जनाब ये जो अक्यूज़्ड जो है, मुल्ज़िम, उसने ये जुर्म किया है, तो ये जो इसके खिलाफ़ शवाहिद हैं, तो ये जो है इसमें मिसिंग है, या जो है अपैरेंटली नहीं लग रहा कि इस बंदे का जो है जुर्म के साथ जो है, जो इसको साथ मंसूब किया जा रहा है, जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो इसका कोई आपस में अपैरेंट कनेक्शन बनता है। अगर अपैरेंट कनेक्शन जो है कनेक्शन नहीं बन पा रहा, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, या अभी उसमें कोई फर्दर इंक्वायरी, यानी कि हो सकता है कि जी इसमें ये चलें, ये भी माना जा सकता है कि जी कुछ चांसेस हैं, अगर ये 3-4 चीज़ें आ जाएँ तो फिर पता चल सकता है कि वाक़ई इस जो है अक्यूज़्ड ने ये जुर्म किया होगा। तो पॉसिबिलिटी, यानी कि वहाँ पर क्या चीज़ है कि ये तो बात फर्दर ये होगी ना कि कोई रिपोर्ट आएगी और पता चलेगा। तो यहाँ से आपका केस क्या बनेगा? फर्दर इंक्वायरी का। तो जब भी नाकाबिल ज़मानत कोई आपके पास आ जाते हैं जुर्म, तो एफ़आईआर्स आ जाती हैं, तो आप उनमें ये देखें कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी है फर्दर इंक्वायरी की। फर्दर इंक्वायरी का आपका केस बन गया, तो आपको समझें कि बेल के चांसेस आपके मोर देन 90% मैं कंसीडर हमेशा किया करता हूँ। तो तीसरी बात जो इसमें आ जाती है, देखें, अब ये उम्र कम होना, एक टेंडर एज जो होती है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये पिछले सालों में केस आया था, 6 माह के बच्चे के ऊपर जो थी एफआईआर हुई हुई थी। यानी कि एफआईआर के अंदर नेम मेंशन था 6 माह के बच्चे का। तो 6 माह का बच्चा, तो उसने क्या जुर्म करना है? तो ये देखें, ये एक ऑटोमेटिकली ग्राउंड है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको करार दिया है। ये मैं आपको बता दूं कि सारी जो मैं रूलिंग्स या ग्राउंड्स आपको बता रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।
यानी कि अब ये तमाम कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। तो ये देखें, ये चीज़ टेंडर ऑफ एज उन्होंने करार दिया। फिर ये कि औरत, यानी कि कोई अगर जो है एफआईआर है वो किसी औरत पर है, तो औरत को मोर देन 70% जो केसेस होते हैं उनमें बेल मिल जाती है। अगरचे वहाँ पे वही जुर्म अगर किसी मर्द ने किया होता तो शायद उसको बेल ना मिलती, लेकिन औरत को सिर्फ बेल उसके औरत होने की वजह से दी जाती है। उसके अलावा अगर एक बंदा होता है जो वो बीमार है, तो अगर वो बीमार है तो बीमार आदमी की ये एक देखें, अक्सर वकला जो होते हैं वो ना पूछते हैं और ना ही जो है साइल है वो कभी बताता है कि जनाब मैं इस वक्त किसी तकलीफ से गुजर रहा हूँ या मैं जो कोई बीमारी है। तो वो देखें, अगर आपका जो अक्यूज्ड होता है अगर वो बीमार है, उसको कोई बीमारी लाक है, कोई उसको ख़तरा है, तो वो जो चीज़ होती है वो बेल जो है उसके लिए एक ग्राउंड है कि अगर एक बंदा बीमार है तो उसको बेल मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी बीमारी इस नौयत की भी हो, ये ना हो कि जी हल्का सा सर दर्द है, बुखार है तो उसको बेल नहीं मिलनी, मतलब उसका कोई सीरियस उसके अंदर इलनेस होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात फिर ये कि एक बंदा बहुत ही वीक होता है, कि यानी कि कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पे चला जाता है या कोई उसको वक्ती तौर पे ऐसी कोई वीकनेस होती है कि जिसकी वजह से वो आप कहते हैं कि जनाब ये जो है इसको अभी आप फ़िलहाल जो है बेल दें, अगर इसके बाद इसका केस बनता होगा तो इसको हम जब ये ठीक हो जाता है तो उसको आप ले जाएं। तो तीसरी इसके बाद जो है आती है बात कि चार्ज, अब जो है कि इल्ज़ाम लगा है उसकी नौयत क्या है, क्या कोई सीरियस किस्म का, यानी कि अब किसी ने मर्डर किया हो तो उसमें चांसेस तो नहीं होते इतनी बेल के। ठीक है। तो दूसरा ये कि किसी ने कोई डाका मारा है, कोई थेफ्ट ऐसी है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो 376 के भी आ जाते हैं। तो यानी कि जो ज़िना के केसेस हैं, जो बड़े बड़े केसेस होते हैं, अब ये जुर्म है, इस पे इल्ज़ाम ही इतना बड़ा लगाओ तो ये भी डिपेंड करेगा, ये मुश्किल में डाल देगा बेल के लिए। ठीक है। हर बड़े जुर्म के अंदर आपको बेल नहीं मिल जाती आसानी से। तो उसके अलावा फिर यानी कि चार्ज की नौयत, उसके अलावा फिर आगे आते हैं जी कि जो चार्ज के बाद सज़ा आ जाती है। सेंटेंस क्या होती है? सज़ा अगर देखें उम्र कैद है, तो उम्र कैद वाले में तो आपको नहीं बेल मिल जानी ना, कि कोई जुर्म ऐसा किया है जिसकी सज़ा ही 25 साल बनती है, तो आपको इतनी जल्दी उसमें बेल नहीं मिलनी। तो ये भी आपको ग्राउंड अपना देखना है कि मेरे जो है वो अंदर जो है लगता है ये ऑफेंस के अंदर आता है कि नहीं आता। तो आपने उस ऑफेंस को देखना है, उसकी जो है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को आपने लाजमी जहन में रखना होता है। फिर यह है कि मैं इसमें 3 तरह के खदशात जो हैं, ख़तरात कह लें कि हैं, कि देखें अगर आप कहते हैं कि जी मुलज़म है, तो हम ये कहते हैं मुद्दई की तरफ से हैं, तो हम कहते हैं जी इस मुलज़म को अगर आपने बेल दे दी ना तो ये तो भाग जाएगा, ये तो कोर्ट से फ़रार हो जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया या गलती से कहीं हत्थे चढ़ गया। तो बात यह है कि अगर आपने इस चीज़ को साबित कर दिया कि ये जो मुलज़िम है अगर इसको बेल मिली और ये भाग जाएगा तो अदालत उसको कभी भी बेल नहीं देगी। तो ये भी एक ग्राउंड है। ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा खदशा ये आता है कि जनाब ये बंदा जो होता है इसी पे अब ये जो शहादत है, एविडेंस है, उसको ख़राब कर सकता है, ये विटनेसेस को नुकसान पहुंचा सकता है, ये बाअसर आदमी है। तो ये आपने भी बताना है कि जनाब अगर कोई बंदा इस तरह का मुलज़िम है जो बाअसर है या जो है वो इस तरह की नेचर का, फितरत का मालिक है कि जनाब ये अब जाके एविडेंस ख़राब करेगा, पैसे देगा किसी को, या ये किसी जो विटनेस है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या उसके ऊपर इन्फ्लुएंस या असरअंदाज होने की कोशिश करेगा, तो ये इस तरह की बेशुमार वजूहात निकल जाती हैं जो ग्राउंड उसके ऊपर यही बनती है कि ये बंदा एविडेंस को या विटनेसेस को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपने ये भी प्रूव कर दिया तो आप बेल कैंसिल पे ले जाएंगे। और तीसरा जो ख़तरा आता है वो ये आता है कि जनाब ये बंदा जो है अगर आपने इस बार इसको ज़मानत दे दी तो ये दोबारा भी हरकत करेगा, यानी कि इसने अगर एक बार चोरी किया तो ये दोबारा भी जाके चोरी कर लेगा। ठीक है। अगर इसने एक बार डाका डाला दोबारा भी करेगा, अगर इसने एक कत्ल कर लिया तो ये दोबारा भी दूसरा कत्ल भी कर देगा अगर आपने इसको ज़मानत दे दी। तो ये देखें, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपकी ग्राउंड्स के। आपने जो है कोर्ट के अंदर ये साबित करना है कि ये बंदा, अगर आपने ये जो अगर आप मुद्दई की तरफ से हैं तो आपने बताना है कि जनाब ये अगर इस अक्यूज़ को रिहाई कर दिया गया तो ये तो दोबारा से जाके यही जुर्म दोहरा सकता है, तो यानी कि रेपिटेशन ऑफ क्राइम हो सकती है। इस वजह से भी अगर आपने ये साबित कर दिया तो तब भी जो है उस अक्यूज़्ड को बेल नहीं मिलेगी। अच्छा जी, ये मैंने जो तीनों ख़तरात आपको बताए, अभी तक मैंने ये बताया ये मुद्दई की तरफ से थे। अब अगर आप अक्यूज़्ड की तरफ से हैं, मुलज़िम की तरफ से हैं, तो आपने ये सबसे पहले वही बात है कि जनाब अगर आप मुझे देखें, आपने कहा कि मैं बेल मुझे दें, मैं भाग नहीं जाऊँगा।
यानी कि आपने अदालत को ये यकीन दिलाना है कि देखें मैं मुचलका देने के लिए तैयार हूँ। ये श्योरिटी बॉन्ड या जो ज़मानतनामा इसीलिए दिया जाता है कि देखें मैंने ये ज़मानत दी है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लिया है। या जो आपने साबित करना है कि जनाब हम लॉ से, कोर्ट ऑफ लॉ से भागे हुए नहीं हैं, हम कानून के पाबंद शहरी हैं। तो अगर आपने ये साबित कर दिया तो तब आपको बेल मिल जाएगी। यानी कि यही जो चीज़ ख़तरा है ये आपके लिए फ़ायदा भी साबित हो जाएगी। और दूसरी बात ये थी कि जनाब अगर दूसरा ख़तरा ये है कि मैंने जो एविडेंस, अगर आप ये साबित कर देते हैं कि जनाब मैं ये एविडेंस को ख़राब नहीं करूँगा, मैं विटनेसेस को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तो ये आपके हक़ में जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी। और फिर तीसरा जो ख़तरा मैंने अभी बताया था कि जनाब ये बंदा जुर्म रिपीट करेगा, तो अगर आपने कोर्ट ऑफ लॉ में ये साबित कर दिया कि ये मैं जनाब जुर्म जो है वो नहीं करूँगा, दोहराऊँगा, तो तब भी आपको ये बेनिफिट दे देगी। तो ये नहीं, अगर आप अक्यूज़ साइड से हैं तो आपने इन तीनों ग्राउंड्स को इस तरह से इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं जनाब के मुजरिम का किरदार। ये देखें हम भी बेल्स करवाते हैं, अक्सर हमारे पास ये मामला चल भी रहे हैं। मैंने कम अज़ कम जब से वह प्रैक्टिस में हूँ, मैंने नहीं देखा कि किसी भी अक्यूज़्ड के यानी कि बेल के अंदर ये चीज़ ना मेंशन हो कि ही इज़ प्रीवियसली नॉन कन्विक्ट और ही इज़ अ प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन। तो कन्विक्टेड पर्सन है तो छोटे से छोटा जुर्म भी किया है तो भाई आपको जल्दी बेल नहीं मिलने वाली। ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है। ये बात जनाब लॉयर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो है अक्यूज़्ड को ये रिलीफ़ मिलना है या नहीं मिलना। ठीक है? तो इसी तरह से अगर आपका किरदार प्रीवियसली नॉन कन्विक्ट हैं तो फिर आपके हाईली चांसेस हैं कि आपको बेल मिलेगी ही। और उसके बाद फिर ये आ जाता है कि मौका अब सारे केसेस के सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं जी, देखें मैं हर तरह से फंसता हूँ, मेरा यानी कि मुलज़िम मेरा हर तरह से फंस रहा है, तो मैं उसको फंसते हुए बंदे को किस तरह से निकाल सकता हूँ जी? देखिए मैं कहता हूँ कि अगर आप मुझे ही अंदर जेल में डाल देंगे तो मैं अपना डिफेंस नहीं कर सकता। ये एक ऐसी ग्राउंड है जो मैंने बहुत कम, बहुत ही कम, मैंने नहीं, मैंने शायद हार्डली 1 या 2 केसेस ऐसे देखे होंगे जहाँ पर ये केस चीज़ के अंदर कोर्ट बात की गई हो। ये बहुत अच्छी ग्राउंड थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं वो इस चीज़ को, लॉयर अक्सर डिस्कस नहीं करते। ये करनी भी चाहिए। ये देखें ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जनाब अगर आपने मुझे ही अंदर डाल दिया तो मेरा तो और कोई है नहीं है कि जो मैं अपना जो है डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकूं, मैं अपना दिफा ही नहीं कर सकूंगा अगर आपने मुझे जेल के अंदर डाल दिया। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये बेल, ये एक अच्छी ग्राउंड है जिसको आपने लाजमी जहन में रखना है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब के, अब अक्सर ये होता है, अभी तक जो ये मैटर्स थे ये आपको प्री अरेस्ट में भी काम देंगे। अब आ जाते हैं कैनिकबल्स गिरफ्तारी। तो पोस्ट अरेस्ट में भी एक अच्छी ग्राउंड है और अक्सर अक्सर इस चीज़ पर जो है वो बेल मिलती है कि देखें आप का मुलज़िम आता है, उसको आपने जो है उसका भी केस क्या होता है कि एफआईआर हुई हुई होती है और एफआईआर के बाद गिरफ्तारी हो जाती है। अब गिरफ्तारी हो जाती है, मुलज़िम बस उसके ऊपर जो है चेक का पर्चा आ जाता है, उसने बड़ी को खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम लगा होता है उसके ऊपर, वो बेचारा जेल के अंदर होता है, तो उसको ज़मानत नहीं मिल रही होती, कत्ल किया होता है उसको ज़मानत नहीं मिल रही होती। बड़े-बड़े ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर उस बंदे ने जुर्म किया लेकिन उसको जो है वो जेल के अंदर गए हुए कुछ अरसा हो जाता है। तो कुछ अरसा जो है वो कितना अरसा हो सकता है, वो किस तरह के केसेस में होता है, वो हर केसेस के अंदर डिफरेंट होता है। तो अगर किसी को इस चीज़ में हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं उसमें गाइड भी कर सकता हूँ कि कितने अरसे में कितने जो है वो कौन-कौन से केसेस के अंदर आपको ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो ये यानी कि यहाँ पर होता ये है कि इस ग्राउंड को आपने ये कहना है कि यानी कि जो ग्राउंड इसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अगर इस तरह सा कोई केस आ जाता है तो उसमें ये है कि आप उसमें बताएं कि जनाब इसका अभी ट्रायल ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो या इसका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है तो अभी बिल्कुल स्टार्ट के अंदर है। तो अगर बिल्कुल स्टार्ट के अंदर है तो अभी तो उसको टाइम चाहिए ना, ट्रायल तो एक दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हो जाना, 2-3 महीने में कंप्लीट नहीं हो जाना। तो ये भी एक ग्राउंड होती है जिसकी वजह से कोई बंदा जेल के अंदर भी अगर चला गया है तो उसको भी ज़मानत मिल जाती है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब जो 12वां पॉइंट था कि अब लास्टली ये वैसे कोर्ट साइड पर बात चली गई कि अदालत किसी भी जो है मुलज़िम, मुजरिम नहीं, मुलज़िम को जो है सिर्फ़ सज़ा के तौर पर, यानी कि जनाब तुमने अच्छा तुमने ये काम किया होगा तो तुम्हें बेल नहीं हम दे देंगे कि तुमने ये संगीन तुम पर इल्ज़ाम लगा क्यों है। यानी सिर्फ़ इसी वजह से महज़ कि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया है तो उसकी वजह से उसकी बेल जो है विदहेल्ड नहीं की जा सकती। आप उसको विदहोल्ड नहीं कर सकते, आप उसको ग्रांट करेंगे रिलीफ़। तो ये कोर्ट साइड पे बेसिकली जुमला है जो मैं अपनी इस थोड़ी देर तक की प्रैक्टिस में या जितना मैंने इसको पढ़ा है, जो मैंने समझा इसको,
वो मुझे ये चीज़ देखने में भी नज़र आती है कि ये कोर्ट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर एक एक्यूज़्ड आ जाता है तो सिर्फ आप उसको सज़ा के तौर पर, यानी आप उसके पीछे ज़हन जो है ना, मेंटल एक एप्टीट्यूड होता है, वो अक्यूज़ जो है एक फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ भी होता है, तो आपने उसको रिलीफ देना है। सिर्फ सज़ा के तौर पे नहीं रखनी कि नहीं उसके सारे उसके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं जिस पर इल्ज़ाम चुके लग गया तो अब हमने इसको बेल नहीं देनी। तो ये देखें, सज़ा के तौर पर, सिर्फ महज सज़ा के तौर पर किसी भी मुल्ज़म को आप ज़मानत से इनकार नहीं कर सकते, ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं कर सकती। तो आपने ये चीज़ भी अपने ग्राउंड्स के अंदर रखनी है। तो मैंने ये इसीलिए बताई हैं क्योंकि ये बहुत बेशुमार बातें देखें यंग लॉयर्स को बिल्कुल नहीं पता होता। टू बी वेरी फ्रैंकली, मैं भी एक स्टेज पे आया था तो मुझे भी इन चीज़ों का इल्म नहीं था, ठीक है। तो बजाय इसके आप लोग इधर उधर जाते हैं, आपके लिए ये बड़ी अच्छी अथॉरिटी है। ये देखें, हाँ, ये मैं बता दूं कि ये जो मैंने अभी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की कौन सी अथॉरिटी है जिसके अंदर ये 12 ग्राउंड्स लिखी हुई हैं और इन्हीं के मुताबिक फ़ैसले होने हैं। आपके अगर केस इनके मुताबिक बनता है तो आपके मुल्ज़म को जनाब रिहाई होनी है, इसमें आपको ज़मानत मिलनी है या नहीं मिलनी है, वो इन्हीं 12 ग्राउंड्स ने डिसाइड करना है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ 12 ग्राउंड्स हैं, इसके अलावा भी बहुत बेशुमार चीज़ें आती हैं, लेकिन ये वो बुनियादी ग्राउंड्स हैं, अगर आप इनको टच नहीं करेंगे तो बिल्कुल बेल नहीं मिलने वाली। आप बेफिक्र हो जाएं, आप जाएं, सिंपली जाके दरख्वास्त दें, आप जाके जिस तरह से मर्ज़ी पेश हो जाएं, कुछ भी नहीं होना। तो इसमें ये जो मैंने अभी कहा कि ये किस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर मेंशन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2010 SCMR 580। ये है बेसिकली स्टेट वर्सेस रफ़ीक अहमद की एक अथॉरिटी। तो इस अथॉरिटी के अंदर ये सारी ग्राउंड्स, यानी कि 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये करार दिया था कि ये 12 ग्राउंड्स हैं, इनके मुताबिक बेल होनी है, इन्हीं के मुताबिक बेल नहीं होनी है, ठीक है। आज मैंने क्यों कहा कि इसकी क्यों इम्पोर्टेंस है, देखें, आप जाते हैं, हो सकता है कि आपको कोर्ट ऑफ लॉ कह दे कि ये तो आपने 10 साल पुराना कानून कोट कर दिया। हाँ जी, इसी चीज़ का जवाब देने के लिए मैंने ये बात कही कि ये जो अथॉरिटी इस वक्त मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये अथॉरिटी इस वक्त 2020 YLR 891 पर जनाब इसी कानून को, जो 10 साल पुरानी बातें थीं, वही ग्राउंड्स दोबारा से रीइटरेट कर दी गई। मतलब ये कि जो 10 साल पहले कानून ने वाजे की थी इंस्ट्रक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने, वही आज भी बरकरार हैं, उसी तरह से हैं, उन्हीं पर अमल दरामद होगा। ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है तो इसलिए इस पर सेशन कोर्ट्स भी बाउंड हैं, और इसी पर जो है आगे नीचे जो है मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स वो भी बाउंड हैं आपको रिलीफ देने की, आपके अक्यूज़्ड को बेल ग्रांट करने के लिए। तो ये जो है एक अच्छी अथॉरिटी है। इसमें आपको मैंने बता दिया करंट भी लॉ क्या है, और उसके अलावा जो एक बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का है, तो इसलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती, तो यही सुप्रीम कोर्ट का लॉ हाई कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग अल्टीमेटली हो जाएगा। तो इन ग्राउंड्स के मुताबिक अगर आप अपनी बेल तैयार करेंगे तो आपके बहुत हाई फाई चांसेस हैं, आपके अक्यूज़्ड को रिलीफ मिलेगा, उसको बेल मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अक्सर आ जाता है और अक्सर इस चीज़ को लोग भूल जाते हैं, ठीक है। बेशुमार लोगों को, मैं नहीं कहता, बहुत सारे अच्छे लॉयर्स भी हैं, लर्नर्ड हैं, जिनको इस अथॉरिटी के अंदर हो, बल्कि वो लोग तो अक्सर डिस्कस भी करते हैं। तो मेरे जहन में आया कि अच्छा चले मैं भी आपको ये एक अथॉरिटी कोट कर देता हूँ। ये देखें, ये मिट्ठू पताफी वाली बड़ी मशहूर अथॉरिटी है। इसमें क्या था, ये बेसिकली 2009 SCMR 299 ये इसकी ये अथॉरिटी है। इसमें लिखा गया था बेसिकली कि बेल जो है ना, कैन नॉट बी बेल कैन बी ग्रांटेड टू एन अक्यूज्ड इवन इफ ही हैज़ गुड कॉज फॉर ग्रांट ऑफ बेल। तो मेयर एब्सकॉन्शन, यानी कि वो सिर्फ भागा हुआ है, यानी कि एक बंदे पे FIR हो जाती है तो वो भाग जाता है, तो 1.5 साल बाद वो दोबारा कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होता है और अदालत कहती हो तुम तो भगोड़े हो, तो तुम्हें तो बेल नहीं दी जा सकती। नहीं, यहाँ पर देखें, मिट्ठू पताफी की जो 2009 वाली SCMR 299 वाली अथॉरिटी है, इसमें यही बात क्लियर दी गई कि देखें, जो अगर उसके पास अच्छी ग्राउंड्स हैं तो फिर आप सिर्फ उसको इस वजह से उसकी ज़मानत रद्द नहीं कर सकते कि तुम तो 1.5 साल गायब थे, तुम 2 साल गायब थे। लेकिन अगर उसने अपनी वो बता दी कि उसकी रीज़न क्या है गायब होने की,
तो तब आपका केस स्ट्रॉन्ग है। आप उसको एब्सकॉन्शियंस जो है वो आपके हिस्से में नहीं आती कि एक बंदा जो है फ़रार रहा, किसी भी वजह से गायब रहा, तो मुलज़िम उसको बेल रिजेक्ट करनी है। तो आपने फ़ौरन वहाँ पर ये अथॉरिटी कोर्ट करनी है और कहना कि नहीं देखें जी, मेरे अक्यूज़्ड के पास बहुत अच्छी ग्राउंड्स हैं, इसका बहुत अच्छा केस बनता है और आपने इसको बेल जो है वो देनी है। क्योंकि यहाँ पर देखें बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि मेयर एब्सकॉन्शन वुड नॉट कम इन एनी वे वाइल ग्रांटिंग बेल। तो जो सिर्फ भगोड़ा होना है वो किसी भी सूरत में उस अक्यूज़्ड के रास्ते में बेल का रिफ्यूज़ल का बायस नहीं बन सकती। तो ये नहीं, एक मैंने आपको एडिशनल अथॉरिटी भी बता दी। तो बेल्स के लिए लाजमी आपने याद रखना है आइंदा कि जब भी आप अक्यूज़ के लिए जाएं तो आपने ये ग्राउंड्स उसमें ज़रूर मेंशन करनी है। आइंदा आपने जब भी बेल की एप्लीकेशन तैयार करनी है तो ये अपने जो है इसमें ग्राउंड्स मेंशन करनी है। उसके अलावा जो दूसरे आम लोग हैं, आम लोगों के लिए भी मैंने बिल्कुल सादा सी लैंग्वेज में आपको बताया है, बिल्कुल सादा ज़ुबान में, कि हर कोई बंदा देख सकता है कि उसका एक केस बनता है या उसका केस नहीं बनता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।